तरफ बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब फरमाइएगा जब गैर मुल्की मेहमान आ रहे होंगे और दुनिया के बड़े अहम मुल्कों के अहम सरबराहान हो रहे होंगे ऐन उसी वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से प्रोटेस्ट की अगेन कॉल की गई है। क्या दिल भरा नहीं अभी तक? अगर ये 2-4 दिन आगे पीछे कर लेते तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था? देखिए, आज मेरा प्रोग्राम था अली मोहम्मद साहब के साथ, उनके जी। तर्जुमान। ये सवाल मैंने उनसे भी किया। पीटीआई के जो जहाँ मैं मुल्क से इस वक़्त बाहर हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया। और जो मौजूदा क़यादत है इस वक़्त पाकिस्तान में, उनसे 2-3 सवाल मैंने किए। एक तो मैंने ये सवाल किया है कि ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इस प्रोटेस्ट के मकासद क्या हैं? मसलन किस लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हम रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहे हैं। हुँ, हम आपके अवाम के मसाइल के लिए कर रहे हैं। हम अवाम ने जो मैंडेट दिया है जिस पार्टी को, जो छीना गया है, उसके उसके प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने ये इसलिए कर रहे हैं तो फिर मुझे ये बताइए कि आपकी लीडरशिप ये मुतालबा क्यों कर रही है कि ये एहतजाज हम ख़त्म कर देंगे अगर इमरान खान से लोगों को मिलने दिया जाए, या अलीमा बाजी या जो भी अलीमा इमरान खान की बहन है, उनको जो गिरफ्तार किया उनको रिलीज़ कर दिया जाए, तो हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अब मुझे ये बताइए कि अब आप रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहे हैं, अपने मैंडेट के लिए कर रहे हैं, अवाम के मसाइल के लिए कर रहे हैं, अवाम की मुश्किलात की बुनियाद पर जो मसाइल हैं उनके लिए कर रहे हैं, अ, या आप इमरान खान को के लिए कर रहे हैं। यानी ये एहतजाज ज़ाती तौर पर इमरान खान अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं कि मेरी बहनों को रिलीज़ कर दिया जाए और हुकूमत पे दबाव आए, रियासत पे दबाव आए और मुझे भी रिलीज़ कर दिया जाए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा मैंने ये कहा कि मुझे ये बताइए, जो मेरी इत्तलात है, और यहाँ पे भी मैंने बात की कि ये जो आपके एपीसी में आप नहीं गए, जो कि फ़लस्तीन का मामला है, ये किसी एक हुकूमत का नहीं है, एक सियासी जमात का मामला नहीं है, छोटी-बड़ी सारी सियासी जमातें गईं। आप अपनी रिज़र्वेशन के साथ जाना चाहिए था आपको एपीसी में, जितनी भी आपको परेशानी थी, मुश्किलात था, इख्तिलाफ़ात था, लेकिन क्योंकि ये नेशनल एजेंडा था, फ़लस्तीन के ऊपर आपका मौक़िफ़ फ़लस्तीन के सपोर्ट में था, क्योंकि फ़लस्तीन के कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने का मतलब है, फ़लस्तीन से इज़हार-ए-यकजहती करने का नहीं मतलब है कि आप दूसरी जो उसकी है, एंटी हुकूमत है, एंटी मुल्क है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लामहला अनजाने में। तो मैंने कहा ये बताइए कि एपीसी का जो फ़ैसला मैंने सुना कि 2 ग्रुप बन गए। एक ने कहा कि जी हमें जाना चाहिए, और वो ख़ास तौर पे ग्रुप है जो मुल्क के अंदर इस वक़्त उनकी क़यादत है, और जो बाहर है वो कह रहे हैं नहीं जी, एपीसी में आप किसी सूरत में नहीं जाएँगे। तो अब ये बताइए कि जी ये आप एपीसी में नहीं गए, आपके अंदरूनी 2 स्टेट 2 सामने राय आई। एक बड़ा ग्रुप जो पाकिस्तान में था उसने कहा नहीं जी, हमें ये जाना चाहिए ताकि हम अपनी पूरी रिज़र्वेशन के साथ इसमें शामिल हों। और दूसरा जो ग्रुप बाहर बैठा हुआ है, ख़ास तौर पे 2 आदमी हैं, उनके उन 2-3 लोग हैं, उनका प्रेशर आया कि नहीं जी आप किसी सूरत में नहीं जाएँगे। तो मैंने कहा कि इसका फ़ायदा आपको हुआ या नुकसान हुआ? उसके बाद तीसरा मैंने एक सवाल किया कि ये प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं 15 को, ये प्रोटेस्ट आप अगर अपने लिए भी कर रहे हैं, या रूल ऑफ लॉ के लिए भी कर रहे हैं, या आप अवाम के लिए भी कर रहे हैं, तो ये 15 ही अक्टूबर को क्यों? 15 अक्टूबर क्यों? 11 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 18-19 भी हो सकता, 15 अक्टूबर क्यों? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इस सिलसिले में जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि पीटीआई इस वक़्त मुकम्मल तौर पर इन इश्यूज़ के ऊपर
डिवाइड है। जो सुलझे हुए लोग हैं पीटीआई के, वो कहते हैं कि ना तो 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट होना चाहिए और इससे पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पीटीआई के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको वो एस्टेब्लिश होगी और जो एपीसी में हम नहीं गए उसका भी हमें बहुत नुकसान है, क्योंकि फ़लस्तीन कॉज़ को ने सपोर्ट नहीं किया और ऑलरेडी इमरान खान साहब के फेवर में अ, इज़राइल अखबारों में, यरूशलेम पोस्ट में जो सपोर्टिव स्टेटमेंट आया है, क्योंकि यरूशलेम पोस्ट कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती है जो रियासत से अप्रूव ना हो। ये अहम तरीन अखबार है जो रियासत की तो उसमें इमरान खान की हिमायत में और फ़ौज के खिलाफ बयान, तो फिर इस एपीसी में नहीं शामिल होने से आप जो जो भी लोग हैं मुखालिफिन हैं, उनके उस चाहे वो प्रोपेगेंडा है, हकीकत है, उसको वो एस्टेब्लिश होता है और तक़वियत मिलती है। तो उनके पास इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, ना यहाँ है, ना वहाँ है। और लेकिन ये बात मुझे पता चली है कि वहाँ की मुकामी जो क़यादत है वो चाहती नहीं थी, वो चाहती थी एपीसी में जाएँ और वो नहीं चाहते कि जी 15 अक्टूबर को शामिल किया जाए। लेकिन सुना है कि 2 हज़रात ऐसे हैं पीटीआई के जो इस वक़्त बाहर बैठे हुए हैं और वो उनका हुक्म चल रहा है और वो कहते हैं किसी सूरत में ना एपीसी में आप जाएँगे और 15 अक्टूबर को आपने हर सूरत में जाना है और 15 अक्टूबर को अगर जाने का मकसद ये है कि आप बैन-अ-क़वामी एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं और वो मुल्क दुश्मन नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में 27-28 साल बाद एक इतनी बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 8 मुल्क के सरबराहान और 2 वज़ीर ख़ारिजा और पूरी इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ है, उसको सबोताश किया जाए। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तो हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा अहम दिन है, ये 3-4 दिन जो बताया ना, इसमें चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी शामिल है, 3 रोज़ा, जो इसी इसी के अंदर भी आ जाएगा। अब आपने पूरी तफ़सील तो बता ली कि जो बाहर बैठे हैं लोग वो चाहते हैं कि हमें एहतजाज करना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करनी चाहिए। जो वहां बैठे हैं समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क उनका है। गंडापुर साहब भी उसी साइड पर हैं कि हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस लफ्ज का यस और नो में जवाब दें, होगा क्या फिर उस दिन 15-16 तारीख को? क्या एहतजाज होगा या नहीं होगा? देखिए, ये सवाल भी मैंने आज अली मोहम्मद साहब से किया जी। और उससे पहले एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ कि पीटीआई के 3 अहम तरीन लोगों से जो कि मौजूदा क़यादतों में शामिल होते हैं, उनसे मैंने कहा कि आप 15 अक्टूबर को ये करने जा रहे हैं, तो उन्होंने वो यही बात की कि हम समझते हैं कि ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि फिर ये कौन आपको प्रेशर डाल रहा है? किसकी बात पे इतना प्रेशर है कि लोकल जो क़यादत है और मेन क़यादत पाकिस्तान में है, वो मफ़लूज हो गई है और बाहर के तो कहने लगे 2 शख़्सियात हैं, उनका स्टेटमेंट उन्होंने कहा मेरा नाम कोट नहीं कीजिएगा, तीनों ने कहा, मेरी तीनों हुँ, से बात हुई। उन्होंने कहा हमारा नाम कोट नहीं कीजिएगा, उन्होंने कहा 2 शख़्सियात हैं 3 शख़्सियात हैं सॉरी, जिनमें से 2 पहले तो उन्होंने 2 बताया, बाद में पहले के 2 शख़्सियात हैं। मैंने कहा जी कौन है? कहने लगे एक हैं जनाब ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब और एक हैं जनाब शहबाज़ गिल साहब हुँ, और फिर एक और ने जो मुझे बताया कि तीसरा नाम जो है वो मुराद सईद साहब से है। हुँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तीनों का प्रेशर है और ज़ाहिर है इमरान खान साहब की इनसे बड़ी है, तो बहुत इस अच्छी। अंडर प्रेशर आए हुए हैं लोकल जो वहाँ की क़यादत है। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से एक सवाल आप चाहें जब चाहें किसी जगह से भी मैंने ट्वीट भी किया कि हम 15 तारीख को भरपूर एहतजाज करेंगे। उन 3 पीटीआई के अहम तरीन जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हम भरपूर 15 अक्टूबर को आपके एहतजाज करेंगे और सख्त एहतजाज करेंगे। लेकिन लीड जो है ज़ुल्फ़ी बुख़ारी आके करें यहाँ, मुराद सईद यहाँ पे आके करें और शहबाज़ गिल आके करें। फिर जो है वो किया जाए, और ये बड़ी मेरे ख़्याल में बड़ी जायज़ किस्म की फ़रमाइश है। डॉक्टर साहब, फिर गुब्बारे से हवा तो निकल गई, हाँ लेकिन जी, वो तो निकले। गुब्बारे से हवा निकल गई आने पे, बाकी जो अब बैनुल-अक़वामी ताकतें आप बाहर बैठे हुए हैं और आपका ये मोटिव है कि अगर हम एपीसी में जाते हैं और हमने फ़लस्तीन को अगर सपोर्ट किया, तो यहाँ जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं,
फाइनेंशियली भी और हर लिहाज से, फिर वो नाराज़ होंगे। तो वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा उनसे, हुँ, तो उन्होंने सिर्फ़ मुस्कुराया, कहने लगे आप समझदार आदमी हैं। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी समझदार आदमी हैं। ये बाहर बैठे हुए लोग आखिर ऐसे किसी अमल को क्यों भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जो बैन-अ-क़वामी ताकतें, जो मुल्क दुश्मन ताकतें चाहती हैं। ज़ाहिर है मुल्क दुश्मन ताकतें डायरेक्ट तो आकर अटैक नहीं करती हैं ना, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए, किसी लोग के ज़रिए, किसी बंदे के ज़रिए ही करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हाँ, पाकिस्तान मैं तहरीक इसमें जवाब भी दे दूँ कि मैंने जब अली मोहम्मद साहब से ये पूछा, बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं, कि क्या ये आपने हतमी फैसला कर लिया है कि 15 तारीख को आप आएँगे, हर सूरत में वो करने जाएँगे? कह लेंगे अच्छा उन्होंने अपनी बताया अपना भी कि जी वो एक कमेटी में, दूसरी कमेटी में नहीं है। मैंने जब ये वाली बात की कि बाहर से प्रेशर आ रहा है, तो बहरहाल वो बेचारे इसको क्लैरिफ़ाई नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस 15 अक्टूबर के ऊपर एक बिल्कुल इसमें इख्तिलाफ़ है, एक चाह रहे नहीं हूँ, एक चाह रहे हों, तो इस पे मज़ीद कंसेंसस बिल्ड होगा। हम चाहते हैं कि अगली एक आध मीटिंग में शायद कह रहे हैं कि इसमें ये फैसला हो जाएगा। ठीक है, अगली 1-2 मीटिंग में फैसला हो जाएगा। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनके सोशल मीडिया के जो उनके कहा जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या उनके जो लोग हैं, कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ की जा रही हैं। फिर एक सीनियर ज़ाहिर है पुराने लिखने वाले हैं हारून रशीद साहब इमरान खान साहब अटैच। उन्होंने कुछ इमरान खान साहब की वसीयत भी पढ़ के सुना दी गई है। कोई क्रिश्चियन मुझे फांसी ना लगाए, मुँह पर कपड़ा ना चढ़ाया जाए, कलमा पढ़ते हुए वीडियो बनाई जाए। आप इन बातों को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ़ लोगों को गर्म करने के लिए फॉलोअर्स को या वाक़ई ऐसा कुछ है? देखिए, मैं क्या सभी जो भी आपके एंकर, मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट लोग हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आपको पता है पीटीआई का बड़ा वास्ट है और उनके लोग 2 कैटेगरीज़ है, एक बहुत बड़ी कैटेगरीज़ ऐसी है कि वो सुनना वही चाहती है, जो उनके दिलो-दिमाग में है। यानी आप हर वक़्त इमरान खान की तारीफ़ करें, ये कहें कि बस कल इमरान खान निकलने वाले हैं, परसों वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं और फिर ये होगा, एक ग्रुप वो है। और ज़ाहिर है इसी हवाले से कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ दें तो उसको तो ये जो लोग हैं, बड़े अफ़सोस की बात है कि एक बड़ा ग्रुप है जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ एंकर्स भी हैं, यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी तादाद है, जो चूरन बेच रहे हैं। मैं इसको चूरन कहूँगा कि ऐसी चूरन जिसका ना सर है, ना पाँव है। अच्छा मैं ये दावे से इसलिए कह रहा हूँ कि आइए आप उठा लें, तकरीबन कोई इमरान खान को गए हुए 1 साल हो गया। आप 1 साल में इनकी वीडियोज़ देख मैं हैरान हूँ। मैं पीटीआई वालों से कहता भी हूँ जो मुझसे राब्ते में है, कि यार मुझे एक बात बताओ, मैं एक चूरन बेच रहा हूँ, मेरा एक चूरन नहीं बिकता, यानी झूठ निकलता है, फिर दूसरा बेचता हूँ, वो भी झूठ निकलता है, तीसरा वो भी झूठ निकलता है। मैं कयामत आ रही है, ये कह दूँ कल तो लोग अरे! कयामत आ रही है और कल आ जाए कुछ नहीं हो, तो कम से कम लोग मुझे झूठा तो कहें ना, यार ये आदमी बहुत झूठा है। आप उसको झूठे ही नहीं कहते, फिर उसके बातों में आ जाते हैं और उनकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। एक नई चूरन लेके वो आते हैं, ये चूरन जब उनका नहीं बिकता है यानी उस वक़्त तो बिक गया, डॉलर कमा लिया उन्होंने क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के जो बाहर-अंदर सपोर्टर हैं, वो ये चूरन सुनना चाहते हैं, उनको चाश और इनको पता है। इन तमाम यूट्यूबर्स को ये बड़े सीनियर सहाफ़ी को जिनका नाम आप ले रहे हैं माज़रत के साथ या और जितने लोग हैं, वो चूरन बेच रहे हैं, वो सहाफ़त नहीं कर हुँ, वो चूरन बेच रहे हैं डॉलर कमाने के लिए। वो चूरन बेच रहे हैं अपने आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल में कि जनाब कल हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को हम जब इतना हम करेंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा, हमें कुछ और मिल जाएगा, फलाँ मिल जाएगा। तो उस सूरत-ए-हाल में मुझे तो हैरानगी उन लोगों की होती है, कुछ सुलझे हुए लोग कहते हैं कि हम समझ गए हैं और हम अब जानते हैं और हम इन लोगों को नहीं देखते। लेकिन एक बड़ी तादाद है और वो देखती है और इनका चूरन बिक रहा है और इनको डॉलर मिल रहा है। तो ये इस हुँ, किस्म की न्यूज़ कहीं न कहीं से पकड़ कर लाएँगे, गढ़ेंगे। अब ज़रा हारून रशीद साहब जो
हैं, मैं इनको क्या बोलूँ माज़रत के साथ, मैं इनको बहुत करीब से जानता भी हूँ। इनसे ज़रा ये पूछ लें कि भैया ठीक है चलें, ये जो आपका आया है कि जी मुझे तारा मसी ना करे, फलाँ मसी ना करे, ये मसी ना करे, वो ना करे। अरे भाई, आप आप ये कह रहे हैं, आपका दूसरा ये बंदा कह दिया कि उसको तो ज़हर दे दिया गया है। अब तारा मसी और ज़हर का बड़ा फ़र्क है भैया। अगर ज़हर दिया गया है, तो फिर तारा मसी की तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो क्रिश्चियन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सही हैं या पीटीआई का वो दूसरा एंकर जो ये खबर दे रहा है यूट्यूब में कि भाई इमरान खान को ज़हर दे दिया गया है और इमरान खान साहब कुछ दिनों के मेहमान हैं, उनकी हालत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है और वो जाने वाले हैं। तो फिर आप दोनों फैसला करके बताइए कि आप दोनों में से किसकी न्यूज़ बेच सही है? क्योंकि दोनों ही, अगर उसकी न्यूज़ सही है कि ज़हर दे दिया गया है, तो फिर आप बताइए कि ये आपको वसीयत क्यों आई भैया? क्रिश्चियन और फलाँ, इमरान खान तो मज़े से। डॉक्टर साहब एक 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 इसमें और भी ऐड कर लेना। साबर शाकर साहब ने कहा कि वो अडयाला जेल में है ही नहीं है इमरान खान साहब, एक और भी ऐड कर लें इसमें। भाई देखिए, अब वही ना बात चूरन, अब एक चूरन एक एक नहीं है। कोई कई ये है। कोई ये कहता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला में नहीं है। कोई जी ये कहता है कि इमरान खान साहब को मार दिया गया है। कोई ये कहते हैं, ये भी किसी जगह मैंने सुना है कि इमरान खान अब नहीं है, नो जी मोर। जी। ठीक है? चलें भाई ये बात। तो एक कहते हैं कि इमरान खान की वसीयत मेरे हाथ लग गई है, इमरान खान यानी इमरान खान इतने गए गुज़रे हो गए हैं कि अपनी वसीयत जो है वो आपके हारून रशीद के हवाले करेंगे। यार खुदा की पनाह, क्या उनकी और लोग नहीं हैं, उनकी पार्टी नहीं है, उनके पास क़यादत नहीं है, उनके दोस्त और नहीं है, इन्हीं के पास और वाहिद ये है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ़ इन्होंने दिया है कि काला मसीह, तारा मसीह, पता नहीं रात के वक़्त इन ये अच्छा ये बैठते हैं। ये जो लोग हैं ना कि कौन सा ऐसा ब्रेकिंग निकाला जाए, हालाँकि हर बात झूठ होने के बाद फिर नई बात निकालते हैं। अब जाबिर शाकिर बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, एक साथ हमने काम किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप शायद इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। अब आप ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, उससे पहले जो आपने जितनी स्टेटमेंट दी है, मुझे ये बता दें वो कितने सही हुए? कितने सही हो गए? अगर वो तमाम सही हुए हैं, तो ये बात भी सही होगी कि वो अब अडियाला जेल में नहीं है। लेकिन अगर आपके वो तमाम स्टेटमेंट गलत हुए हैं, तो बताइए फिर मैं आपकी क्या मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी को क्या कहूँ? एक, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहते हैं। तो हमारे जब सुनने वाले लोग ये चाहते हों कि हम इमरान की को ज़हर देने की खबर दें, हम इमरान को फांसी किस तरह लगाई जाएगी, पता नहीं हारून रशीद साहब ने सिर्फ़ ये वसीयत की है कि जी क्रिश्चियन ना दे, उनको मज़ीद चाशनी लगाने के लिए ये कहना चाहिए था कि रस्सी मोटी होगी, रस्सी जो है वो काले रंग की होगी और वो जो निकाब डाला जाएगा, वो नकाब भी नहीं डाला जाएगा इमरान के लिए और इमरान खान साहब को जब लाया जाएगा तो उनको पीला लिबास पहनाया जाएगा और इमरान खान साहब को कंघा भी नहीं करने दिया जाएगा और मतलब पूरी फ़िल्म बनाए ना आप। आपने तो अधूरी फ़िल्म बनाई है, ज़रा और बनाते तो शायद कोई $200-400 और उसमें आपको आ जाते। यार शर्म का मुकाम है। बहुत बड़ी शर्म का मुकाम है कि ये जो मनगढ़ंत किस्म की कहानियाँ चल रही हैं, यूट्यूब में बेची जा रही हैं, चूरन बेचा जा रहा है। आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, अपने आप को एंकर कहते हैं, अपने आप को मीडिया पर्सन कहते हैं। यूट्यूबर तो आजकल बहुत पैदा हो गए हैं। लेकिन ये जो लोग पैदा हुए हैं, ये मतलब हैरानी है मुझे कि और दूसरी हैरानी इस बात पे भी है कि चूरन बेचने वाला 100 झूठ बोलता है, लेकिन सुनने वाला उसकी अगली वीडियो का इंतज़ार करता है कि यार अब कोई ब्रेकिंग होने वाली है। मुझे यहाँ बाहर मुल्क में जहाँ मैं हूँ, वहाँ पे एक साहब ने कहा कि मुझसे कुछ सवाल किया, मैंने उनको जवाब दिया, किसी इन्हीं लोगों के बारे में जो आपने नाम लिया जिनका। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि अगर ये सारी चीज़ नहीं हुई, तो आप फिर कहाँ खड़े होते हैं? कहते हैं कल का उसका जो शो है वो आया हुआ है, मैंने मैंने उसको भी देखना है। तो मैंने कहा यार जब आपने देख लिया कि 100 बातें उसकी गलत हैं, तो आप अगली भी देखना। कहते हैं यार मज़ा आता है। मैंने कहा
तो ये सुन के मज़ा आता है कि इमरान खान को काली यानी फांसी दी जा रही है, इमरान खान को ज़हर दिया जा रहा है, उनकी बहनों को ये किया जा रहा है, इमरान खान को फांसी घाट में रखा गया है, इमरान खान को अडियाला से निकाल कर किसी या इमरान खान को खत्म कर दिया गया। ये मज़ा आता है आपको? तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मेरे पास सुनने वाले लोग हैं, तभी ये चूरन बेचते हैं और ये चूरन उस वक़्त तक बिकता रहेगा, जब तक पीटीआई के ये लोग इनका एहतसाब नहीं करेंगे कि आप झूठ बोलते हैं। या तो सच्ची बात है तो देख लेते हैं। अडियाला की तस्वीर अगर उनके पास कोई ऐसी तस्वीर है, पिक्चर है कि भाई ये किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कहीं घर में हैं, बलूचिस्तान में मच्छ जेल में चले गए हैं, सिंध में आ गए हैं, तो हमें भी दें, हम भी उनके साथ बात करेंगे। तो ये चूरन है और ये चूरन उस वक़्त तक बिकेगा सिर्फ़ डॉलर के लिए और डॉलर इसलिए मिलता है कि सुनने वाली बड़ी तादाद में ऐसे लोग इस पार्टी में पैदा हो गए हैं, जो सनसनीखेज़ खबर सुनना चाहते हैं। आपके और हमारे तबसरे इनको पसंद नहीं आएँगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब माइनस अल्ताफ हुसैन एमकेओ जैसी भी बनी, जो भी बने लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस कर दिया गया। क्या मुमकिन है कि इमरान खान साहब पीटीआई से माइनस हो जाएँ? उनका वर्कर तो बड़ा स्ट्रिक्ट है इमरान खान पर। वो एमक्यूएम की ज़रा सियासत देखिए जाके, ये जी। पीटीआई का तो कुछ भी नहीं है भाई। हुँ, एमक्यूएम की जो अपने वर्कर अल्ताफ हुसैन से जो वर्कर की कमिटमेंट थी, लोगों की कमिटमेंट थी, जिस तरीके से इमरान खान अल्ताफ हुसैन का कंट्रोल था कि वो एक बहुत बड़े मजमे को सिर्फ़ एक उँगली का इशारा करते थे और मजमा खामोश। तो भैया पीटीआई कोई तंज़ीम तो है नहीं, एमक्यूएम बहुत बड़ी तंज़ीम थी। उनके यहाँ तो सेक्टर इंचार्ज और आपका यूनिट इंचार्ज और बहुत खतरनाक तंज़ीमी सेटअप था उनका, बहुत खतरनाक। किसी सियासी जमात के पास इतनी अच्छी तंज़ीम नहीं है। कि और दूसरे एक और भी चीज़ थी कि एमएनए या गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्टी मतलब उनका एक सेक्टर इंचार्ज होता था, उसके नीचे अगर 6 एमएनए हैं या 4 मिनिस्टर हैं, तो सब सेक्टर इंचार्ज की बात मानते थे। तो वो जमात जो ज़बरदस्त तंज़ीमी थी और जिसकी बाज़ाब्ता तरबियत होती थी, वहाँ तरबियती नशिस्तें होती थी। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, जानता हूँ, मैंने कवर किया। तो जहाँ तरबियती नशिस्तें होती थी, जो ज़बरदस्त तंज़ीम थी, पूरा नीचे लेवल तक तंज़ीम थी, आज अल्ताफ़ हुसैन कहाँ है? एमक्यूएम के कुछ और दूसरे लोग एमक्यूएम चला रहे हैं। तो पीटीआई तो कोई तंज़ीम है नहीं, वो तो वन मैन शो है। अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान साहब को उम्र कैद हो जाती है, तो फिर तो कौन है ली जो जो ये क़यादत बैठे हुए हैं, जो लोग हैं, इस पर किसको ट्रस्ट है? कौन-सा ये वर्कर है? क्योंकि इमरान खान के वर्करों का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान से है और इमरान खान आज हैं, कल हैं, नहीं होंगे, ये होता है सियासत। फ़र्ज़ कीजिए उनकी उनके ऊपर 2 मेजर केस है, एक 9 मई का और एक जनरल फैज़ वाला। वो अगर ट्रायल हो गया और उसमें उनको सज़ा हो गई और उसके बाद उनका सियासी करियर ख़त्म हो गया, तो फिर मुझे ये बताइए कि एमक्यूएम तो सर्वाइव कर गई थी, ये कैसे सर्वाइव करेंगे? इनकी कहाँ तंज़ीम है? तो ये आप एमक्यूएम को और इनसे ना मिलाएँ और रियासत पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत ताकतवर है। वो अब इस तरफ आ ही नहीं रही है। वो तो चाहे वो इतनी बड़ी तंज़ीम को उसने साइड कर दिया, तो इनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है? और रही बात कि पीटीआई का वर्कर वोट तो डाल सकता है। ये कोई इनकलाबी पार्टी तो है नहीं। इमरान खान ने आवाज़ दी कि एहतजाज करो, तो 25 करोड़ में से चले हम 12 करोड़ वोटर्स में से चले आए। ये कहते हैं हमें तो 2 करोड़ वोट मिले हैं। चलें अच्छा है आपको आप ही की तरफ चले जाते हैं। तो 2 करोड़ वोटर में से एहतजाज पे सिर्फ़ 7,000 लोग निकले। 9 मई को सिर्फ़ 9,000 लोग निकले। जेल भरो तहरीक में 2,000 पूरे पाकिस्तान से निकले। तो इनके लोग कुर्बानी देने के लिए नहीं है। ये इमरान खान कोई बड़ी गलतफ़हमी है कि वो एहतजाज करवा रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इन्क़लाब आ जाएगा। ये अवाम कौम है ही नहीं, ये हजूम है और हजूम में
पीटीआई इस हजूम में और कमज़ोर है क्योंकि इनके पास तंज़ीम नहीं है। ये काम तंज़ीम करती है। इनके अपने जितने भी प्रोटेस्ट देख लीजिए 2% इनकी लीडरशिप होती है, 2% सिर्फ़। सारे एमएनएज़ भाग जाते हैं, एमपीएस भाग जाते हैं, लीडर्स गायब हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं और 2-4 लोग जो है वो सामने आते हैं। हो सकता है कि ये भी एक कोशिश हो एस्टेब्लिशमेंट की कि आने वाले वक़्त में इमरान साहब जो को फ़ारिग किया जाए और अली अमीन गंडापुर को उसी स्टाइल में उसको लाया जाए और पीटीआई उसके हवाले हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आखिर में ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा, आखिरी 2 सवाल हैं। एक तो ये बताइएगा कि आईनी तरमीम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या ये जो इजलास हो रहा है, इस इजलास के बाद हुकूमत आईनी तरमीम कर पाएगी? कहा जा रहा है कि मरहलावार भी हो सकती है कि कुछ चीज़ें पहले कर ली या कुछ चीज़ें बाद में। क्या होने वाला है? क्या इन्फॉर्मेशन है? और देखिए मौलाना फज़ल मान साहब को कहाँ देख रहे हैं आप? इसमें वो भी ऐड कर लीजिएगा प्लीज़। देखिए, मैं हुकूमत की बड़ी नाअहली है इस इन चीज़ों में कि वो कहते हैं ना कि पता नहीं चील के बारे में कहते हैं, कौवा के बारे में कहते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, कोई प्लानिंग, कोई चीज़, कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने भी ये आईनी तरमीम, अदालती इस्लाहात के ऊपर काम किया था, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। ठीक है, आपने आईनी तरमीम करना होता है, आपके पास नंबर ऑफ वोट पूरे नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, आप देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ करना है तो फिर होना तो यही चाहिए था कि उन चीज़ों में जिस पे कंसेंसस है, वो कहते हैं ना अल्लाह मियाँ ने कहा अपने रसूल को कि भाई जिन चीज़ों में हमारी और आपकी मुश्तरका है, आइए उस पे बात कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। तो इनको भी चाहिए था कि ये तमाम उन लोगों को सियासी जमातों को बैठाकर जिसमें कंसेंसस है। अब मेरे प्रोग्राम में मौलाना फज़ल रहमान साहब ने कहा कि मुझे आईनी अदालत से कोई वो इख्तिलाफ ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुझे तो इख्तिलाफ है कि इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ वो फ़ौज के इख्तियारात और फलाँ दिस दैट और ये जो एजेस बढ़ाए जा रहे हैं, तो मैं तो इस पे इख्तिलाफ रखता हूँ। तो एक सिंगल एजेंडे से एक मुसव्विदा सामने लाते, जब देख लेते हैं कि जनाब संदेला साहब, इसहाक डार साहब, डॉक्टर दानिश साहब, मरियम नवाज़ साहिबा और जनाब बिलावल साहब, ये सब एक बात पे राज़ी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाए। तो पहले मरहले में इसे बना देते, जब ये बन जाता और एक बहुत बड़ा जो वो सोच रहे थे, वो मसला क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड अगर बन जाएगा तो बाकी जो तरामीम है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी अहमियत नहीं, वो खुद हो जाती। तो मरहलावार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती की कि इसको एक्सपोज़ किया, लाए इसके ऊपर आपके खामख़ा उसके ऊपर और मुसव्विदा भी तैयार नहीं और ऐसी-ऐसी बातें मीडिया में आके इनके लोगों ने कर दी। तो मेरा ख़्याल है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो जाती है वो हुकूमत को जाती है कि हुकूमत ने और ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसका एक बेहतर आपके ड्राफ्ट तैयार नहीं किया और ज़ाहिर है आप इत्तेहादी हैं, तो आपको कम से कम इत्तेहादियों के साथ बैठकर किसी एक पॉइंट पे 1, 2, 3, 4 आपके पास फ़र्ज़ कीजिए 57 तरमीम है। चलें, 3 तरमीम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप समझते हैं, उस पर और जिस पे कंसेंसस बढ़ रही है। तो मैं ये समझता था कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की वजह यही है जी इजलास बुला लिया अभी आपने और आप मौलाना फजल रहमान से बात नहीं की है, आपने समझा बस मौलाना साहब के को हम जाएँगे, पकड़ेंगे, वो राज़ी हो जाएँगे और वोट डाल देंगे। तो बहुत गलत फैसले किए हुकूमत ने जिसका नतीजा ये हुआ कि अहम तरीन अदालती जो आपकी इस्लाहात है, वो आपके पेंडिंग हो गई और अभी तक उसको फाइनल नहीं किया गया। अब मुख्तलिफ लोग अपना-अपना मसवदा बना रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सबसे अहम मसला है, बहुत अहम मसला है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे कंसेंसस है। तो भैया एक तरमीम ले आए, बाकी तरमीम को आप बाद में देख लीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो गर्मी में कम से कम उसको तो पास कर लें। वन पॉइंट एजेंडे पे आ जाए ना, लेकिन कौन समझाए इनको? इश्तहार बाँट दिया और प्रोपेगेंडा कर दिया और जेब में कुछ भी नहीं है।
शोर तो ऐसे कर दिया है कि हम जो है वो म जा रहे हैं वो फलाँ चीज़ खरीदने के लिए और जेब में टका भी नहीं मौजूद है, ₹1 भी मौजूद नहीं है। पहले भाई जेब भर लो, फिर जाओ ना, फिर जाके बात करो। तो मैं समझता हूँ मौलाना फज़ल रहमान साहब से उन्होंने खुद मेरे प्रोग्राम में कहा है, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई। उन्होंने अदालती इस्लाहात पर इनकार नहीं किया है और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो वो बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन को हुकूमत जिस तरह प्रेज़ेंट कर रही है, जिस तरह अपना वो कर रही है, वो मुनासिब नहीं है। और माय-माय की बातें मुख्तलिफ लोग आके कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ 2-1 ज़िम्मेदारों को आपके आना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि मौलाना फज़ल रहमान साहब से अगर इस बात पे आप बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप हमें वोट दें, बाकी छोड़ दें, तो वो इनकार नहीं करेंगे। और एक बात मैं बता दूँ, इस वक़्त मुल्क को सबसे ज़्यादा सियासी बहरान से बचाने के लिए, मुआशी बहरान से बचाने के लिए, आइनी बहरान से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बने और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चले गए, तो आने वाला वक़्त बता रहा है, फैसले बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के लिए बड़े मसाइल आ जाएँगे। तो भैया अपने इन तीनों बहरानों से बचने के लिए आईनी कॉन्स्टिट्यूशन अदालत। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। काज़ी साहब जा रहे हैं, डिसाइड हो चुका है, इसमें कोई बात शक नहीं है। लेकिन क्या आईनी अदालत बनती है तो काज़ी साहब उस तरफ जाने के चांसेस बन सकते हैं, हो सकता है? देखिए, बिल्कुल लोग क्यों बा आए काज़ी साहब मैंने कहा ना कि अगर अदालती फैसले जो अदालती इस्लाहात ला रहे थे उसमें ऐज फैक्टर भी था और ये हुँ, स्पेसिफिक नहीं था। ये ठीक। पर्सन स्पेसिफिक नहीं था। ये था कि जी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र 65 से 68 साल कर दी जाएगी और हाई कोर्ट की 62 से आपकी 65 कर दी जाएगी। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में क्योंकि मिसहैंडलिंग हुई मसविदा नहीं था। लोगों ने समझा कि भाई आप तो जो है ना एक साज़िश कर रहे हैं, फलाँ कर रहे हैं, मौका मिल गया। पीटीआई ने उसपे शोर मचा दिया और दूसरे भी जो लोग थे जैसे मोहम्मद फज़ल रहमान वग़ैरह वो, उनको जो एडवाइस दी गई वो, तो डिस्टर्ब हुआ। तो अगर आप तरीके से 2-1 चीज़ रखते, तो मौलाना फज़ल रहमान साहब को शायद इस पे भी एतराज़ नहीं होता कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है सर, ऐज बढ़ना और सरकारी मुलाज़िमीन की भी ऐज बढ़नी चाहिए, बढ़ाएँ ताकि वो जो अ रिटायरमेंट के हवाले से फाइनेंशियल मैटर्स जो आ रहा है, उसका वो बड़ा वो सैंडल लेकिन चीज़ों को अ, मसलन करने के लिए प्रेज़ेंट करना, उसको तरीके से समझाना बहुत अहम काम होता है, जो कि मैं समझता हूँ मिसहैंडलिंग हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काज़ी साहब अगर अभी भी अगर फ़र्ज़ कीजिए इस्लाहात हो जाता है 25 अक्टूबर मेरा ख़्याल है डेट है क्या है। तो अगर आपका ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है और वोट 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है और ये इस्लाहात भी होता है कि 68 साल होगा तो काज़ी साहब रह जाएँगे क्योंकि ये उनका मसला नहीं है। ये मसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, ऐज बढ़ रही है। हाँ, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था और जिसको मैंने बार-बार उसकी निशानदेही की कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये तय है कि पर्सन स्पेसिफिक अब दूसरी बात ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में फौरी तौर पर जो अपॉइंटमेंट होगी वो उन जजेस की होगी जो रिटायर्ड जजेस हैं। तो उसमें आपके इनको भी शामिल किया जा सकता है, दूसरे और जजेस हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो काज़ी साहब का की सर्विसेज़ को इस आपके लिया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। वो एक अच्छे बिल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। तो ये हुकूमत का है कि जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार रखेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में क्रिएशन है क्योंकि उसमें रिटायर्ड जजेस का है इनिशियली, उसके बाद फिर उसके मज़ीद उसका जो है वो अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार कि जी एलएलएम होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होगा, एक्सपीरियंस जो वकील हुआ 15 साल का यहाँ पे है कि जी जनाब क्रिमिनल भी, फ़ौजदारी भी, बैंकिंग भी, सिविल मैटर भी, मैरिज भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एक लफ्ज़ नहीं आता और फैसले कॉन्स्टिट्यूशन पे कर रहा है। तो वहाँ ये हो जाए कि 15 साल किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पे एक्सपर्टीज़ पे काम किया हो, एलएलएम किया हो, सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो बनेगा। तो उसका एक फिर मरहलावार जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है वो तय होगा। लेकिन इनिशियली तो ज़ाहिर है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं नामी-गिरामी उन्हीं में से लिया जाएगा। तो काज़ी